everyone, this is Shivani and I am back again after a very long break क्योंकि आपकी तरह मेरे भी एग्जाम्स थे एंड आई एम नाउ फुली फ्री फ्रॉम एग्जाम प्रेशर, तो हम अपना चैप्टर्स को वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। आज हम जो पढ़ेंगे वो है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। वो छोटा सा और स्वीट सा चैप्टर है, शॉर्ट में है, एकदम एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स बनाए हैं मैंने जो कि फुल पॉइंट टू पॉइंट बने हैं। तो उनके अंदर हम एकदम से पॉइंट टू पॉइंट स्टडी करेंगे जो कि बहुत ही इजी होगा, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे और इजीली पढ़ सकेंगे उनको। ठीक है, आपको जो भी चैप्टर से रिलेटेड डाउट्स हो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड यू विल गेट योर ऑल द आंसर्स। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। देखो, मैंने अपने चैप्टर की स्टार्टिंग की है विद डोरेमोन, माय फेवरेट। आप बताइए आपका फेवरेट कौन है, डोरेमोन, शिनचैन या फिर कोई और? यू कैन टेल इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। ओके, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया, लेट्स बैलेंस इट। या नाउ इट्स ओके, परफेक्टली फाइन। हाँ, लेट्स स्टार्ट। देखो, माइक्रोब्स तो हर जगह प्रेजेंट है, अपने ऊपर भी प्रेजेंट है, सोइल में भी है, एयर में भी है, जो हम एयर को ब्रीथ कर रहे हैं उसके अंदर भी माइक्रोब्स प्रेजेंट होंगे। माइक्रोब्स कहाँ होते हैं? प्रेजेंट एवरीवेयर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एवरीवेयर, कहीं भी मिल जाएंगे, हम जहाँ भी ढूंढेंगे भी माइक्रोब्स इजीली हर जगह अवेलेबल मिल जाएंगे। सोइल में भी होते हैं, पानी में भी होते हैं, एयर में भी होते हैं। इनफैक्ट जो गीजर्स होते हैं अपने, या फिर जो कि थर्मल स्ट्रीम्स होती हैं, उनका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक भी होता है और वहाँ पर भी अपने को माइक्रोब्स मिल जाते हैं। वहाँ पर भी हमें बैक्टीरियाज मिल जाते हैं जिनको अर्की बैक्टीरिया बोलते हैं। तो हमें जो माइक्रोब्स है वो किसी भी कंडीशन में मिल सकते हैं, सोइल में भी मिल सकते हैं, स्नो में भी मिल सकते हैं, हाईली एसिडिक मीडियम में भी मिल सकते हैं। मतलब कि माइक्रोब्स के लिए कोई डिफाइंड प्लेस नहीं है, वो हमें हर जगह पे प्रेजेंट मिल सकते हैं, चाहे वो कंडीशंस कितनी भी नॉर्मल हो, चाहे कितनी भी हार्श हो, माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, सोच रहे होंगे ना कि हम भी माइक्रोब्स होते हैं, इजीली हर जगह प्रेजेंट रहते हैं, ना गर्मी थोड़ी लगती ना सर्दी, लेकिन हम माइक्रोब्स नहीं है, वी आर ह्यूमंस। सो वी आर, हमारे के अंदर क्या है, हमारे अंदर हाइपोथैलेमस है जो अपनी बॉडी के अंदर टेम्परेचर को बैलेंस करता है। माइक्रोब्स की बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स होती नहीं है, वो बहुत सिंपल होती है, सिंपली रेगुलेटेड बॉडी होती है उनकी, तो वो किसी भी एनवायरनमेंट में इजीली सर्वाइव कर जाते हैं। छोटे होते हैं तो उनकी म्यूटेशंस भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। ठीक है, तो पॉइंट पे आते हैं और चैप्टर पढ़ते हैं। ठीक है, माइक्रोब्स कौन हो सकता है? प्रोटोजोआ हो सकता है, कोई भी बैक्टीरिया हो सकता है, कोई भी फंगी, वायरस, वायरोइड, पियोन्स, माइक्रोस्कोपिक एनिमल होते हैं ना, चिन्नुमिनुस एनिमल्स, वो भी हो सकते हैं। अब आप बोलोगी प्रोटोजोअन्स जैसे कि डाइटम्स, डाइनोफ्लेजिलेट्स, यूग्लिना, पैरामीशियम, है ना, इन सब के अंदर, ये सब किसके अंदर आते हैं? प्रोटिस्टा में आते हैं। वैसे ही प्रोटोजोन्स भी प्रोटिस्टा में आते हैं। तो वो प्रोटोजोन्स किस तरह एक्ट कर सकते हैं अपने ऊपर? माइक्रोब्स की तरह, है ना। बैक्टीरिया, फंगी, वायरसेस, वायरोड्स होते हैं जिनके अंदर सिर्फ क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल मतलब आरएनए प्रेजेंट होता है, उनके अंदर प्रोटीन की कवरिंग प्रेजेंट नहीं होती। और प्रियोन्स वायरस की साइज के होते हैं जिनके अंदर सिर्फ प्रोटीन कवरिंग प्रेजेंट होती है, उनमें कोई जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट नहीं होता। और माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स भी, ये सब किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? माइक्रोब्स में। जो फंगी और बैक्टीरिया है उनको किसी भी न्यूट्रिटिव मीडियम के ऊपर ग्रो करवा सकते हैं हम, है ना। वो वहां ग्रो करके कॉलोनीज बना लेते हैं। कॉलोनीज बना ली मतलब वो बैक्टीरिया और फंगी क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपिक होते हैं, वो तो हमें ऐसे दिखेंगे नहीं, लेकिन जब हमने उनको न्यूट्रिटिव मीडियम पर ग्रो करवाया तो उन्होंने कॉलोनीज बना ली और वो कॉलोनीज अपने को नेट आई से इजीली विजिबल होती हैं। उन्हें देखने के लिए हमें किसी भी माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती। ओके, एंड देखो, जैसे कि एक एडिनो वायरस होता है, एडिनो वायरस है, वो क्या करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन कॉज करता है। अपनी एनसीईआरटी के अंदर डायग्राम्स दे रखे हैं ऑन द वेरी सेकंड पेज ऑफ दिस चैप्टर। तो उसके अंदर एक है ना एडिनो वायरस दे रखा है, वो एडिनो वायरस क्या करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन करता है। ठीक है, तो हमें क्या याद रखना है कि जो एडिनो वायरस है वो क्या करता है? रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन क्रिएट करता है, कॉज करता है। ओके, माइक्रोब्स को हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, मतलब कि अपने अंदर, अपनी डेली लाइफ में, अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर, अपनी डेली लाइफ चीज़ों के अंदर माइक्रोब्स का बहुत यूज़ है। ठीक है, कैसे है? जैसे कि अपन दही खाते हैं, दही बना किससे? दूध से बना, और दूध में इनोकुलम जो हम डालते हैं, मतलब दही या फिर छाछ का थोड़ा सा पार्ट जो हम डालते हैं उसको बोलते हैं इनोकुलम। इनोकुलम में क्या होता है? एलएबी होते हैं, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, यानी लैक्टोबैसिलस होते हैं। वो क्या करते हैं उसके अंदर?
उस मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। मतलब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एसिड बनाया जो कि क्या करता है, जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं उनको पार्शियली डाइजेस्ट कर देता है। और जो दही होता है, मतलब जो दही के एलएबी प्रेजेंट होते हैं, वो अपने इंटेस्टाइन के लिए या फिर अपने स्टमक के लिए बहुत अच्छे रहते हैं, क्योंकि ये डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स को चेक करते हैं। मीन्स इफ यू आर फीलिंग अनहेल्दी स्टमक देन यू कैन हैव कर्ड, बिकॉज ये काफ़ी रिलीविंग होता है। ओके एंड तो क्या हो गया, अपनी डेली हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के अंदर जो अपने डेली यूजिंग प्रोडक्ट्स होते हैं, अपने खाने पीने की चीज़ें होते हैं, उनमें माइक्रोब्स का काफ़ी यूज़ होता है। एक तो हमने देख लिया क्या होता है, कौन है, एलएबी होता है, क्या करता है, मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। द सेकेंड वन इज डफ। डफ कैसे, जो डोसा या इडली, साउथ साइड में इडली ज़्यादा प्रीफर की जाती है, मतलब उनके डेली डाइट्स के अंदर इंक्लूड होता है ये सब। तो जो डोसा या इडली होते हैं ये बैक्टीरिया से फर्मेंट करके बनाए जाते हैं, मतलब कि जो इनका डफ होता है वो फर्मेंटेशन से बनता है ना। और जो ये पफ्ड अप अपीयरेंस होती है, फ्लफी फ्लफी होता है, पफ्ड होता है। क्यों होता है ये फ्लफी फ्लफी, क्योंकि इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो फर्मेंटेशन के ड्यूरिंग CO2 रिलीज करते हैं, और वही CO2 जब उस स्टफ के अंदर से निकलती है तो कुछ होल्स को क्रिएट कर देती है। उसी की वजह से जो इसकी अपीयरेंस होती है वो कैसी होती है, फ्लफी होती है, पफ्ड होती है। ओके जो अपना डफ होता है जिससे अपन ब्रेड बनाते हैं वो भी फर्मेंटेशन से होता है। कैसे बनता है वो, एक बैक्टीरिया होता है, नहीं सॉरी आई एम सॉरी, यीस्ट होता है सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी, जिसको हम बोलते हैं बेकर्स यीस्ट। क्या बोलते हैं, बेकर्स यीस्ट। ये क्या करता है, उसको फर्मेंट कर देता है डफ को, जिससे अपनी ब्रेड बनती है। ठीक है, तो सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी को क्या कहा जाता है, बेकर्स यीस्ट भी कहा जाता है। एक टोडी, टोडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है अपनी कंट्री के, मोस्ट ऑफ द साउथ पार्ट है उनके अंदर, मतलब साउथ जो इंडिया है उसके कुछ पार्ट्स के अंदर टोडी क्या है, ट्रेडिशनल ड्रिंक है। ये कैसे बनती है, जो पाम होता है ना, पाम उसके जो सेप होता है उसको निकाल लिया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर उसके फर्मेंटेशन से वो ड्रिंक बनाई जाती है, और उस ड्रिंक को क्या बोलते हैं, टोडी। क्वेश्चन आता है कि ये किस पार्ट के अंदर ट्रेडिशनल ड्रिंक है, साउथर्न इंडिया में। ओके माइक्रोब यूज किए जाते हैं टू फर्मेंट फिश। अरे फिश के अंदर भी आ गए माइक्रोब्स, मतलब कहीं नहीं छोड़ा इन्होंने, हाँ कहीं नहीं, माइक्रोब्स हर जगह प्रेजेंट है। और हम जो अभी पढ़ रहे हैं एट प्रेजेंट वो पढ़ रहे हैं कि अपने हाउस होल्ड चीज़ों के अंदर कैसे आते हैं। तो जो फिशेज होती हैं, सोयाबीन होता है, बैम्बू शूट होता है, इन सब के थ्रू फूड बनाने में माइक्रोब्स का बहुत हेल्प होता है, उन सबको ये फर्मेंट कर देते हैं। ठीक है, चीज़ मेरे को तो बहुत पसंद है भाई, चीज़ है ना, मीन्स आई प्रिफर टू हैव चीज़ी फूड, मुझे बहुत पसंद है चीज़ी फूड, है ना। तो जो चीज़ होता है वो क्या है, एक ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स को यूज़ किया गया, मतलब ये कुछ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम्स में आता है जिनको बनाने के लिए माइक्रोब्स का यूज़ किया गया, है ना। और जो चीज़ के डिफरेंट वेराइटीज़ हैं वो किस चीज़ के बेसिस पे है, उसके टेक्सचर पे, फ्लेवर पे, टेस्ट पे, इन पे बेस्ड चीज़ की काफ़ी सारी वेराइटीज़ है। तो हम 3 पढ़ते हैं। एक है स्विस चीज़, जो कि अपनी NCERT में दे रखा है कि जो स्विस चीज़ होता है उसके अंदर क्या होते हैं, होल्स ज़्यादा बड़े होते हैं, क्योंकि इसमें CO2 रिलीज होती है, तो ज़्यादा अमाउंट में रिलीज होती है, तो होल्स भी इसमें ज़्यादा होते हैं और थोड़े बड़े होते हैं। ये किससे बनती है, एक बैक्टीरिया होता है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, उससे कौन बनता है, स्विस चीज़ बनता है। एक रोक्वी 40 चीज़ होता है, वो किससे बनता है, मतलब किसके फर्मेंटेशन, किस माइक्रोब की हेल्प से बनता है, पेनिसिलियम रोक्वी 40 से बनता है। ये क्या है, एक फंगस कह सकते हैं हम इसको, है ना। कमेम्बर्टी चीज पेनिसिलियम कमेम्बर्टी से बनता है, और पेनिसिलियम कमेम्बर्टी क्या है, ये भी एक तरह का फंगस है। ओके तो हमने पढ़े 3 तरह की चीज किस बेस पे उसकी वेराइटीज होती है, उसके टेक्सचर पे बेस्ड, उसके फ्लेवर पे बेस्ड, और उसके टेस्ट पे बेस्ड चीज की क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज होती है ना। और नेक्स्ट हमने ये तो पढ़ लिया कि जो माइक्रोब्स है उनका हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में कैसे यूज किया जाए। अब हम ये पढ़ेंगे कि जो अपने माइक्रोब्स हैं, अपने नहीं सभी के हैं मतलब, तो जो माइक्रोब्स हैं वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में कैसे यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि बेवरेजेस में और एंटीबायोटिक्स में इनका मेनली यूज होता है। अब बोलोगे ये बेवरेजेस मतलब अल्कोहल, बेवरेजेस मतलब बेवडाइज में, तो बेवरेजेस तो कि अल्कोहल वगैरह, अपना जो इथेनॉल है मेनली, तो उसके मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो वेराइटीज होती हैं बहुत सारी, जैसे ब्रांडी, विस्की, रम, जिन एंड ऑल बहुत सारी होती हैं। तो
वो सब आती है बेवरेजेस में। और एंटीबायोटिक्स में भी माइक्रोब्स का काफ़ी यूज़ होता है। देखो, इंडस्ट्रियल स्केल पे किसी चीज़ का प्रोडक्शन करना है, मतलब वो प्रोडक्शन क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ऐसे तो नहीं किसी कटोरी में या किसी टिफिन में या किसी बाउल में प्रोडक्ट करवा लिया, नहीं। वो है लार्ज स्केल प्रोडक्शन, मतलब कि उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, बड़े बड़े वेसल्स चाहिए होंगे। और उन वेसल्स को हम क्या बोलते हैं, फर्मेंटर्स बोलते हैं। और लार्ज वेसल्स को क्या कहा जाता है, फर्मेंटर्स कहा जाता है। मतलब जो वेसल्स है वो इसलिए चाहिए हमें क्योंकि हमें इंडस्ट्रियल स्केल पे प्रोडक्शन करवाना है, यानी लार्ज स्केल प्रोडक्शन करवाना है। अब देखो फर्मेंटेड बेवरेजेस, मतलब कि बेवरेजेस में माइक्रोब्स का कैसे यूज हुआ। एक यीस्ट अपन ने अभी भी पढ़ा था, सेक्टोमाइसिस सेरिवेसी, जिसको हमने बेकर्स यीस्ट बोला था क्योंकि वो हमारे ब्रेड के डफ में काम आ रहा था। यही यीस्ट हमारे बेवरेजेस बनाने में भी काम आता है, इसलिए इसको हम वीवर्स यीस्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वीवर्स यीस्ट। रिपीट विथ मी, इसको क्या बोलते हैं, वीवर्स यीस्ट बोलते हैं। देखो, डिफरेंट टाइप ऑफ अल्कोहल होती है बेस्ड ऑन डिफरेंट रॉ मटेरियल्स, जैसे कि वाइन, बियर, विस्की, ब्रांडी एंड रम, जिन एंड और भी काफ़ी होती है। ओके, तो जो वाइन और बियर होती है ये ज़्यादा कंसेंट्रेटेड नहीं होती, मतलब कि ये डिस्टिलेशन के बिना ही बनती है। जो यीस्ट होता है वो कुछ 13 to 14% कंसंट्रेशन कर सकता है, मतलब अल्कोहल का। उसके बाद वो उसके लिए ही पॉइजनस हो जाती है, वो डेड हो जाता है। तो मतलब कि जो नेचुरली जो बना है अपना इथेनॉल, वो कितना परसेंट कंसंट्रेटेड होगा, 13 to 14% और मे बी 17%। ओके, तो वो क्या होती है, वाइन और बीयर होती है। अब जब हम उसको डिस्टिलेशन से और ज़्यादा कंसंट्रेट कर देते हैं तो वो उसमें कौन कौन सी में मतलब ये प्रोसेस यूज़ की जाती है, विस्की, ब्रांडी और रम के अंदर। मतलब इफ़ यू आर हैविंग वाइन एंड बियर तो आपको उसके इफेक्ट्स धीरे धीरे आने लगेंगे, मतलब वो आपको धीरे धीरे चढ़ने लगे। एंड इफ़ यू आर हैविंग विस्की, ब्रांडी और रम तो ज़्यादा कंसंट्रेट है ऑब्वियसली, सो दैट विल मेक यू ड्रिंक एज अर्ली एज पॉसिबल। नेक्स्ट वन इज एंटीबायोटिक्स, वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी 20th सेंचुरी की। मतलब 20th सेंचुरी में कुछ इंपॉर्टेंट जो डिस्कवरीज हुई थी उनमें से एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी क्या थी, एंटीबायोटिक्स थी। क्योंकि उस टाइम जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो रहा था तो एंटीबायोटिक जो पेनिसिलिन जो अपनी डिस्कवर हो गई थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर, अपनी पेनिसिलिन का काफ़ी यूज़ किया गया था अमेरिकन सोल्जर्स को क्योर करने में। ओके, आई नो आई एम लुकिंग समथिंग ब्लर और dull because of some camera issues, these will be fixed next time। ठीक है, कोई ना, पढ़ना ही तो है, मैं काली दिखूँ या गोरी दिखूँ, doesn't matter। ओके, एंटीबायोटिक वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरी थी ना अपनी 20th सेंचुरी की। फॉर ह्यूमन दीज आर प्रो लाइफ, ये ह्यूमंस के लिए तो प्रो लाइफ है। फिर आप बोलोगे इनको एंटी क्यों बोला गया, क्योंकि जो माइक्रोब्स हैं उनके लिए तो ये एंटी हो गई ना। एंटी ग्रीक वर्ड है, मीन्स जिसका मतलब होता है अगेंस्ट, और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी लाइफ के अगेंस्ट, जीवन के विरुद्ध। एंटीबायोटिक्स क्या हो गई, अगेंस्ट लाइफ हो गई। अपने लिए तो ये प्रो लाइफ है फॉर ह्यूमंस, एंड जिनके लिए भी, एनिमल्स के लिए भी कभी यूज़ की जाएगी तो ये उनके लिए तो प्रो लाइफ है, उनकी लाइफ को फेवर करती है, माइक्रोब को किल करती है, उन्हें हेल्दी लाइफ देती है। बट अगर हम ऑर्गेनिज्म का देखे जाएं तो उनके तो अगेंस्ट हो गई ना। क्यों हो गई उनके अगेंस्ट, क्योंकि उनको सॉरी जो माइक्रोब्स है उनको क्या करिए, किल करिए, तो उनके लिए अगेंस्ट हो गई। एंटी है वो ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है अगेंस्ट। फर्स्ट, वेरी फर्स्ट एंटीबायोटिक जो डिस्कवर की गई थी वो क्या थी, अपनी पेनिसिलिन थी। यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वो क्या कर रहे थे, एक पेट्री डिश पे स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया था उसके ऊपर काम कर रहे थे। तो उन्होंने काम करते करते ऑब्जर्व किया कि पास में एक मोल्ड रखा है, उस मोल्ड के पास में जो बैक्टीरिया वो ग्रो नहीं कर रहा। फिर उन्होंने उसके ऊपर थोड़ी स्टडी की तो उनको पता चला कि जो मोल्ड था वो तो था पेनिसिलियम नोटेटम। कि उन्होंने किसी अपनी पुरानी स्टडी या एक्सपेरिमेंट में उसको यूज़ किया होगा तो वो पास में रखा था किसी डिश में। फिर उन्होंने देखा कि वो जो पेनिसिलियम नोटेटम था वो एक केमिकल को सिक्रीट कर रहा था, उस सिक्रीटेड केमिकल को नाम दिया गया पेनिसिलिन, उस मोल्ड पे बेस्ड। तो उन्होंने देखा कि जो पेनिसिलिन है वो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम कर रहा है, उसकी लाइफ के अगेंस्ट काम कर रहा है, तो उसको ग्रो नहीं करने दे रहा है ना। तो ये क्या हो गया, इसके लिए अगेंस्ट हो गया, तो इसको एंटीबायोटिक बोल दिया गया था। जो फुल पोटेंशियल इफेक्टिव एंटीबायोटिक है ना, मतलब पेनिसिलिन को अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने डिस्कवर कर दिया था, बट जो उसका फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक
जो दिया गया था वो दिया था अर्नस्ट चेन एंड हार्वर्ड फ्लोरी ने। तो जो अमेरिकन सोल्जर्स मैंने बताया कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो कि घायल हो गए थे, उनको एंटीबायोटिक्स से काफ़ी हेल्प मिली थी, काफ़ी यूज़ किया गया था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में एंटीबायोटिक को, है ना। जो फ्लेमिंग था जिसकी वजह से पेनिसिलिन का ऑब्जर्वेशन हुआ, चेन और फ्लोरी जिन्होंने एक फुल इफेक्टिव और एफिशिएंट अपने को एंटीबायोटिक दिया, इन तीनों को नोबेल प्राइज से अवार्डेड किया गया, सम्मानित किया गया in 1945. I do want to have a Nobel Prize. Everyone wants to have. Okay. So कब मिला उनको नोबेल प्राइज? in 1945. अरे हमें भी मिलेगा, सोच क्या रहे हो, पढ़ो पढ़ो। One day we will do something जिसकी वजह से कोई हमें सम्मानित करे, पुरस्कृत करे। You know, I'm trying to learn हिंदी। मतलब मैं हिंदी सीख रही हूँ कि बहुत अच्छे से एकदम क्लियरली हिंदी बोलूँ। मुझे हिंदी बोलना मतलब जब मैं एकदम प्योरली हिंदी बोलती हूँ ना, सो आई फील गुड, है ना। एंटीबायोटिक्स का ग्रेट और इम्प्रूव्ड इफेक्ट होता है, मतलब एंटीबायोटिक्स अपनी हेल्थ के लिए काफ़ी काम आती हैं। सॉरी दिस नोटिफिकेशन। एंटीबायोटिक का काफ़ी ग्रेटली इम्प्रूव्ड, काफ़ी हेल्पफुल होते हैं ये अपनी कैपेसिटी को, मतलब अपनी जो डेडली डिजीज को ट्रीट करने की जो कैपेसिटी है उसमें काफ़ी हेल्प करती है। मतलब एंटीबायोटिक अपनी हेल्थ को, अपनी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है ना। जैसे कि कुछ डेडली डिजीज थी, जैसे कि प्लग थी, है ना, और वुपिंग कफ जिसको काली खांसी भी बोलते हैं, डिप्थेरिया जिसको गलघोटू भी बोलते हैं, गलघोटू कैसा नाम है ना, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। तो ये क्या है, ये डेडली डिजीज थी, मतलब इनकी वजह से काफ़ी गंदा इफेक्ट आ रहा था, है ना। तो इनको क्योर करने में, इनसे अपनी ह्यूमन पॉपुलेशन को बचाए रखने में एंटीबायोटिक्स ने बहुत हेल्प की है। सो ग्रेट सैल्यूट टू फ्रॉम आवर साइड टू एंटीबायोटिक्स। नहीं क्या, एक सैल्यूट तो बनता है ना, बेचारों ने कितनी हेल्प की, बेचारियों ने, बेचारी ही होगी ना ये तो, ठीक है। तो जो केमिकल्स, एंजाइम्स, है ना, केमिकल्स, एंजाइम्स और अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स, मतलब कि जो माइक्रोब्स होते हैं उनका केमिकल्स में, एंजाइम्स में या फिर कोई और बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स में इनका काफ़ी काम होता है। कैसे? जैसे कि सिट्रिक एसिड, काफ़ी नाम सुने हैं, पर ये आता है किससे, ये हमें आज तक नहीं पता किससे आता है। ये एस्परजिलस नाइगर, ये क्या है, फंगस है ऑब्वियसली। एस्परजिलस नाइगर क्या है, एक फंगस है। ये क्या कर सिक्रेट करती है, सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर, एसिडिक क्या देगा अपने को, एसिटिक एसिड देगा। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम एक बैक्टीरिया है, वो अपने को क्या देगा, ब्यूटाइलिक एसिड। और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है वो अपने को क्या देगा, लैक्टिक एसिड। अब आपको इनके नाम याद करने में कंफ्यूजन होगी तो इनको कनेक्ट करो। जैसे कि एसिटिक तो ये एसिटिक एसिड दे देता है, ब्यूटाइलिकम तो ये ब्यूटाइलिक एसिड दे देगा, लैक्टोबैसिलस तो ये लैक्टिक एसिड दे देगा। एक तो याद रख लोगे, एस्परजिलस नाइगर, सिट्रिक एसिड, इतना आसान तो कर दो मुझ पे। हाँ, अब देखो इनका ओ एज बायोएक्टिव मॉलिक्यूल कैसे यूज हुआ, ये तो अपने पढ़ लिया कि केमिकल सिक्रीट कर रहे हैं ना। इनका बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स की तरह या एंजाइम्स की तरह कैसे यूज हुआ वो देखते हैं। यानी लाइपेजेस क्या करता है, डिटर्जेंट फॉर्मेशन में काम करता है। अब आप बोलोगे डिटर्जेंट फॉर्मेशन में, तो लाइपेज क्या करेगा डिटर्जेंट बना के? अरे आपके कपड़ों पे जो दाग धब्बे लग जाते हैं, जो स्टेन लग जाते हैं, जो इंक के स्टेन लग जाते हैं, उनको क्या करता है, निकालने में हेल्प करता है कौन, लाइपेजेस। तो लाइपेजेस किस में काम आया, डिटर्जेंट फॉर्मेशन में काम आया। एक होते हैं पेक्टिनेज और प्रोटीओजेस, ये क्या करते हैं, जो बोटल्स जूस होता है उनके जो प्रोटीन्स होते हैं वगैरह उनको क्लियरिफाई करने में हेल्प करते हैं। मतलब हमने देखा होगा, हम जो घर पे जूस बनाते हैं वो इतना क्लियर नहीं होता, लेकिन जो बोटल्स पैक्ड या फिर जो जूस लेके हम आते हैं, जो बोतल में पैक्ड फॉर्म में आता है वो काफ़ी क्लियर होता है। तो उसमें कौन से एंजाइम यूज़ किए जाते हैं, पेक्टिनेजेस एंड प्रोटीएजेस। स्ट्रेप्टोकाइनेज जो कि स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आता है, ये क्या करता है, क्लोट बस्टर की तरह काम करता है। मतलब वो पेशेंट जिनको मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो गया या उनको कोई हार्ट सर्जरी हुई है, जिनमें क्लोट्स बन गए हैं ब्लड में, हमने देखा नहीं, सुना है। किसी ने हार्ट खोल के तो नहीं देखा है, आप में से भी नहीं देखा ना, मैंने तो नहीं देखा भाई, है ना। तो जिस किसी का मतलब हार्ट में क्लोट्स बन गए हमने सुना है, तो उन क्लोट्स को डिजोल्व करने के लिए स्ट्रेप्टोकाइनेज का यूज किया जाता है, मेडिसिन में डाल दिया जाता है। मतलब इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इसका जो बाई प्रोडक्ट जो भी है उसको मेडिसिनल यूज में काम लिया जाता है। एक है साइक्लोस्पोरिन ए, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। मतलब कि जैसे कि जिस किसी के
ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, किसी की किडनी ट्रांसप्लांट हुई है या कोई ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, तो उसके लिए क्या करता है, अपना इम्यून सिस्टम उसके अगेंस्ट काम करने लग जाता है। तो अपना इम्यून सिस्टम जो उसको अगेंस्ट करेगा, उसके अगेंस्ट काम करेगा, तो वो ऑर्गन अपने अंदर तो मतलब रह ही नहीं पाएगा ना, मतलब कि साइड इफेक्ट्स आने लग जाएंगे। तो क्या होगा कि अपने इम्यून सिस्टम को कम करने के लिए, कम एक्टिव करने के लिए इम्यूनोसप्रेसिव अपने को लेने पड़ते हैं। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन है, ये एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है। ये किससे आता है, ट्राइकोडर्मा कोलिस्पोरम से आता है, ठीक है। फिर आते हैं स्टेटिन्स। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है। माय मदर वाज आल्सो सेइंग दैट माय राइटिंग इज नॉट वेरी गुड, सो आपको समझ तो आ ही रही होगी, बस काम चल जाएगा अपना। और हाँ, अपनी जो ये नोट्स है, इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम लिंक पे मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, वहां से आप ले सकते हैं। और ये नोट्स का जो पीडीएफ है, ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, ओके। जो सेटिंग्स है वो आते हैं मोनेस्कस प्रिथ्वीराज। अब आप बोलोगे इसका क्या काम आ गया, ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। मतलब कि ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है, किसी को हाई बीपी के इश्यूज हो जाते हैं, कोलेस्ट्रॉल की वजह से क्लॉट्स भी बनने लग जाते हैं। तो उसको अवॉइड करने के लिए, मतलब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकने के लिए स्टेटिन्स का यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब देखो, लाइपेज तो डिटर्जेंट फॉर्मेशन में काम आता है, लाइपेज एंड डिजोल्व करेगा, तो याद रह जाएगा आपको। प्रोटीन और पेक्टियस वाटर जूस को क्लियरिफाई करने में काम आता है, ये भी याद रह जाएगा। प्रोटीन और प्रोटीज हैं, प्रोटीन डाइजेस्टर्स टाइप से, तो उसको क्लियर करने में काम आएगा, ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज, काइनेज यानी काइनेज को सुन के एनर्जी वाली फीलिंग आती है। तो काइनेज क्या करेगा, किसी क्लोट को, दाग मतलब कोई जो क्लोट बन गया, कहीं पे कुछ बंद हो गया है, कहीं पे क्या बोले क्लोट को, क्या बोले, कुछ भी बोल लो, है ना, मतलब क्लोट को, मतलब कहीं पे कोई रुकावट आ गई है, तो काइनेज जल्दी फुर्सत, मतलब जल्दी जल्दी जाना है इसको, तो उस रुकावट को रोक देगा, हटा देगा ये। तो ये क्या किस तरह काम आ गया, क्लोट बस्टर की तरह। साइक्लोस्पोरिन, ये देखो ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरस से निकलता है, इसका मतलब जिससे ये निकल जाए उसको याद करने में इजी रहता है ना। ये इम्यूनोसप्रेसिव की तरह काम आता है। और स्टेटिन्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में काम आएंगे, है ना। नेक्स्ट अपन बढ़ेंगे, जो माइक्रोब्स है अपने, वो सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे काम आते हैं। हाय बेचारे कितने मासूम है, सीवेज को भी ट्रीट करते हैं। मतलब अपने हर जगह हर चीज में माइक्रोब्स का यूज है, बेचारे हर जगह प्रेजेंट है, फुल्ली फैसिलिटी देते हैं अपने को लाइफ टाइम के लिए। और लेते क्या है, बस कभी कभी पैरासाइट बन जाते हैं, है ना। देखो, जो माइक्रोब है वो किस में काम लेंगे अपन, सीवेज ट्रीटमेंट में लेंगे। हमने उनको अपने हाउस होल्ड प्रोडक्ट में भी काम में ले लिया, फिर हमने उनको बहुत सारे बाई प्रोडक्ट्स बनाने में बायोएक्टिव एजेंट की तरह माइक्रोब्स को, है ना। तो अब अपन सीवेज ट्रीटमेंट में भी काम में लेंगे, है ना। सीवेज ट्रीटमेंट में मतलब म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में काम में लेंगे। तो मतलब ये क्या किया जाएगा, इसके अंदर अपन सीवेज को ट्रीटमेंट करेंगे। अब आप बोलोगे सीवेज क्या है, सीवेज होता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर, मतलब कि जो अपने घरों से, जो नालियों में जो पानी निकल के आता है, उसको बोलते हैं अपन म्यूनिसिपल वेस्ट। तो म्यूनिसिपल वेस्ट को ट्रीट करने के लिए अपन माइक्रोब्स का यूज करते हैं, है ना। उसके लिए अपने को प्लांट्स को एस्टेब्लिश करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि चुल्लू भर पानी में लिया सीवेज और डाले, माइक्रोब हो गया ट्रीट, ऐसे नहीं होता। उसके लिए अपने को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट एस्टेब्लिश करना पड़ता है, एक बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है, उसको एस्टेब्लिश करना पड़ता है, ताकि अपने जो सीवेज है उसको ट्रीट कर सकें। ये दो स्टेज में लिया जाता है। जो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है वो तो मतलब कि जो अपना हाउस होल्ड प्रोडक्ट जो वेस्ट आता है, इसको लेके देखो, इसमें कुछ भी डला हुआ होता है, मतलब काफी गेंजाई, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स, पता नहीं क्या क्या होते हैं, प्लस छोटा मोटा कचरा कुछ भी होता है, एवरीथिंग जो भी घर पे निकलेगा कचरा सारा उसी में जाएगा, है ना। तो जो फिजिकल पार्टिकल्स होते हैं, जो लार्ज और स्मॉल, उनको तो निकाल दिया जाता है फिल्ट्रेशन से। और जो मोटे पार्टिकल्स होते हैं, जो सेडिमेंट हो सकते हैं, सेटल हो सकते हैं, उनको सेडिमेंटेशन से निकाल दिया जाएगा। फिर जो सुपरनेटेड पार्ट, मतलब कि जो ऊपर तैर आता है, इफ्लुएंस, है ना, जो मतलब कि जो कचरा, जो डिजोल्व्ड पार्ट था, उसको क्या कर दिया जाता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में पास कर देंगे। और जो सेटल्ड पार्ट था उसको बोलते हैं प्राइमरी स्लज, जो कि वही रह जाएगा, और सुपरनेटेड पार्ट को निकाल दिया जाएगा, है ना, सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। आप कहोगे इसे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर माइक्रोब्स का यूज होगा। प्राइमरी ट्रीटमेंट में अपने कोई माइक्रोब यूज नहीं लिया, जो ऊपर तैर रहे थे उनको फिल्ट्रेशन से निकाल दिया, जो हैवी था वो सेटल हो गया,
सेडिमेंट हो गया, और जो इफ्लूएंट था उसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट में ले लिया। अब उसको बोला सेकेंडरी वाले को बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, क्योंकि इसके अंदर अपन माइक्रोब्स का यूज करेंगे तो क्या हो गए, बायोलॉजिकल हो गए, है ना। तो प्राइमरी इफ्लूएंट जो अपना निकल के आया था अपने प्राइमरी ट्रीटमेंट वाले से, उसको लार्ज एरेशन टैंक में डाल दिया गया, उसको एजिटेट किया गया, उसके अंदर एयर फ्लो करवाई गई, जिसकी वजह से उसमें काफी सारे एरोबिक माइक्रोब्स ग्रो कर गए। जो माइक्रोब्स बहुत सारे घुले मिले जुड़ के साथ में फ्लॉक्स की तरह बन गए। अब ये फ्लॉक्स क्या हो गए, फ्लॉक्स में क्या होता है, बैक्टीरिया और फंगी माइक्रोब्स दोनों ग्रो कर जाएंगे उसमें, जब उनको प्रॉपर एयर मिलेगी। और न्यूट्रिएंट्स तो बहुत सारे होते हैं सीवेज के अंदर, है ना, अपने लिए तो नहीं होते बट उनके लिए तो काफी होते हैं ना। तो वो क्या करते हैं, जुड़ के साथ में एक मैश लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, उनको बोलते हैं क्या, फ्लॉक्स बोलते हैं। अब ये क्या करते हैं, पानी की जो बीओडी है यानी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, बीओडी की फुल फॉर्म देख लेना, ये बायोलॉजिकल नहीं होती, ये होती है बायो, व्हाई माय पेन इज नॉट वर्किंग, ये क्या होती है, ये होती है बायोकेमिकल, क्या हो गई ये, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी क्या हो गई, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, मतलब कि बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को क्या करेगा, कम करेगा। जैसे कि जो माइक्रोब्स थे, है ना, जो ऑर्गेनिक मटेरियल था वो क्या करता है, ऑक्सीजन की डिमांड करता है, ऑक्सीजन को लेता है साथ में। तो ये माइक्रोब्स क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिक मटेरियल को डाइजेस्ट करेंगे, डिकम्पोज करेंगे, तो ये बीओडी को डिक्रीज करेंगे। तो सीवेज वाला गंदा पानी, जितनी बीओडी होगी उतना ही ज्यादा पानी गंदा होगा। मतलब जो बीओडी है वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसकी, पॉल्यूटिंग पोटेंशियल की, कि वो पानी इतना ही गंदा है क्योंकि उसकी बीओडी उतनी ही ज्यादा है। अब देखो, जो बीओडी उसकी कम कर दी गई, फिर जो ये फ्लूइड था उसको सेटलिंग टैंक में डाल देगा। अब जो पानी अपन बाहर निकालते हैं, सीवेज से ट्रीट होता है, उसमें से थोड़ी ना लहरें बनी घूम रही है, अपने को दिख रही है, फंगस लटक रहा है कहीं, है ना, ऐसा नहीं होता। तो उसको एक दूसरे टैंक में डाल दिया जाता है जिसको बोलते हैं सेटलिंग टैंक। उसमें जो बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं वो सेडिमेंट हो जाते हैं, नीचे रह जाते हैं, उसको बोलते हैं अपन क्या, एक्टिवेटेड स्लज, मतलब वो नीचे रह जाते हैं। अब क्या होगा, अब जो ये है, जो पानी जो अपना जो बच्चा एक्टिवेटेड स्लज को हटाने के बाद उसको अपन एनारोबिक स्लज डायरेक्शन में डाल देते हैं, कि मतलब उसके अंदर जो बच्चा कुछ बैक्टीरिया वगैरह थे उनको क्या करते हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। मतलब जो बैक्टीरिया और फंगी थे उनके ऊपर एनारोबिक बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं जो उनको डाइजेस्ट कर देंगे, है ना। और फिर जो डाइजेस्ट करेंगे तो उस टाइम कुछ बायो गैस भी रिलीज होगी, जिसके अंदर मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड होती है, है ना। ये गैसेस इनफ्लेमेबल होती है, इनको गैसेस के अंदर अपन जलाने में भी काम में ले सकते हैं, मतलब कि काफी जगह ऐसा यूज किया जाता है ना। जो एक्टिवेटेड स्लज जो अपना था फ्लॉक्स वाला, इसको अपन नेक्स्ट जो मतलब जो नेक्स्ट राउंड होगा, जब अगला वेस्ट आएगा बायोलॉजिकल सेकेंडरी बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, तो उस टाइम इसको कुछ पार्ट को इनिक्विलिब्रियम के लिए उसमें डाल दिया जाता है ना, तभी तो ये प्रोसेस स्टार्ट होगी, है ना। और मेनली जो सीवेज ट्रीटमेंट है, इसमें जो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ है ना, उसने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान को एस्टेब्लिश किया, ताकि जो अपनी गंगा और यमुना रिवर है उनको पोल्यूशन से फ्री किया जा सके, उनको बचाया जा सके, है ना। किसने किया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेल्थ ने। नेक्स्ट है अपने माइक्रोब्स इन बायोगैस प्रोडक्शन। आप बोलोगे ये बायोगैस तो अभी वो थी ना जो कि इन्फ्लेमेबल हो रही थी, हाँ ये बायोगैस वही है जो क्या है, इन्फ्लेमेबल है, जो कि एनारोबिक बैक्टीरिया ने रिलीज की थी, है ना। तो देखो जो बायोगैस प्रोडक्शन को अपन कैसे यूज करेंगे, है ना, बायोगैस प्रोडक्शन में माइक्रोब्स का कैसे यूज हुआ वो देखते हैं। जैसे कि गोबर गैस प्लांट के बारे में मेनली अपन यहाँ पढ़ेंगे। गोबर गैस कैटल कनेक्ट कर सकते हो ना, गोबर कहाँ से आएगा, कैटल के पास से, मतलब उनका एक्सक्रीटा होता है, तो उसका प्लांट गोबर गैस प्लांट नाम से थोड़ा रिलेट कर सकते हैं, है ना। तो माइक्रोब्स को बायोगैस प्रोडक्शन में अपन लेते हैं। जो बायोगैस होती है वो गैसेस का मिक्सचर होता है, मतलब कि ये बायोगैसेस का मिक्सचर है, जिसमें मीथेन होती है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड भी हो जाती है, H2 गैस भी हो जाती है, H2S भी हो जाती है। इन सारी गैसेस के मिक्सचर को फ्यूल की तरह यूज किया जाता है, इसको बोल दिया गया बायोगैस, है ना। बायोगैस जो कौन सी निकलेगी, मतलब किसी भी पर्टिकुलर रिएक्शन में कौन सी बायोगैस निकलेगी, ये डिपेंड करता है उसमें उस पर रिएक्ट करे एंजाइम पर और ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट पर जो हमने यूज किया है ना। देखो फर्मेंटेशन रिएक्शन में मेनली CO2 निकलती है, कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2, H2S ये भी रिलीज करवा देते हैं ना। वो जो बैक्टीरिया जो एनारोबिक बैक्टीरिया है मीथेन रिलीज कराते हैं, मीथेन का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है मतलब गैसेज में, तो उन बैक्टीरिया को कहा जाता है मिथेनोजेंस। इसका एग्जाम्पल है मिथेनोबैक्टीरियम। ये जो मिथेनोबैक्टीरियम जो अपनी कैटल्स होते हैं उनका स्टोमक का एक पार्ट होता है जिसको बोलते हैं र्यूमेन, उस र्यूमेन में ये पाई जाती है कौन, मिथेनोबैक्टीरियाज, है ना। ये क्या हेल्प करते हैं, क्या किस चीज में काम आते हैं,
ये सेलुलोज के ब्रेक डाउन में हेल्प करते हैं। मतलब ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कैटल्स के न्यूट्रिशन के अंदर, है ना, क्योंकि उनके न्यूट्रिशन में सेलुलोज होता है। वो तो घास ही खाती है, अपनी तरह तो है नहीं कि वो रोटियां खाएंगी या फिर उनके अंदर सेलुलोज डाइजेस्ट नहीं होगा, प्रोटीन से काम चल जाएगा उनका, वो सब तो है नहीं। तो उनमें सेलुलोज डाइजेस्ट होता है। तो मतलब जो ये मिथेनोबैक्टीरिया जो है ये क्या करते हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं केटल्स के डाइजेशन में, है ना। देखो जो केटल्स का एक्सक्रीटा होता है, जो गोबर होता है, वो इन बैक्टीरिया में रिच होता है, क्योंकि जो ये डाइजेस्ट करवा रहे हैं उसको सेलुलोज, तो फिर कुछ पार्ट एक्सक्रीटा के साथ भी आता है ना। तो ये क्या है, उसके अंदर ये बहुत सारे होते हैं। तो इसी को अपन मेनली जो गोबर होता है उसी को अपन यूज करते हैं गोबर गैस प्लांट के अंदर, गोबर गैस यानी बायोगैस के लिए। अब जो बायोगैस प्लांट है वो क्या है, कैसा दिखता है, क्या होते हैं, कितने चैम्बर होते हैं वगैरह, ये सब देखते हैं ना। तो बायोगैस प्लांट है, उसके अंदर क्या होता है, एक कंक्रीट टैंक होता है, मतलब कि 10 से 15 फीट गहरा जमीन के अंदर एक टैंक होता है, जिसके अंदर अपन स्लरी जो डंक है उसको डाल दिया जाता है स्लरी बना के, है ना। फिर उसमें एक आउटलेट होता है, स्लरी कुछ टाइम वहां रहेगी, जो मिथेनोबैक्टीरिया वो उस पर रिएक्ट करेंगे, तो उससे जो नीचे बन जाएगा उसकी खाद बन जाएगी, उसको तो फर्टिलाइजर की तरह काम ले लेंगे। और जो एक आउटलेट होता है जिसे अपन गैस पाइप लगा के मतलब कि बायोगैस को निकाल लेते हैं, जो कि घरों में सीधी लिंक कर दी जाती है आसपास के घरों में, जो कि कुकिंग के लिए काम में ली जाती है, फिर किसी अदर वर्क के लिए, है ना। तो जो बचता है उसको बायो फर्टिलाइजर की तरह यूज कर लेते हैं, फर्टिलाइजर की तरह अच्छा सोर्स हो गया, गैस भी निकल गई, और जो अपने पास डंक था उसका एक तरह से यूजफुल प्रोडक्ट भी मिल गया, है ना। बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो इंडिया में मेनली एक तो IEARI और एक KVIC, इन दो के एफर्ट्स की वजह से। IEARI क्या है, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और KVIC क्या है, खादी विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन। इन दोनों की हेल्प की वजह से ही क्या है, अपनी कंट्री के अंदर बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। मतलब इन दोनों का काफी यूज है। ये क्वेश्चन आता भी है, सो यू शुड लर्न दिस दैट KVIC एंड IEARI आर द मेन रीजंस, मतलब जिनके एफर्ट्स की वजह से बायोगैस प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एस्टेब्लिश हो पाई है, ठीक है। अब अपन पढ़ेंगे माइक्रोब्स को एज अ बायो कंट्रोल एजेंट। अब आप बोलोगे बेचारों को क्या क्या यूज नहीं किया हमने इनका, सही बात है, क्या क्या यूज नहीं किया, क्योंकि ये बेचारे बहुत ही यूजफुल होते हैं, अपनी तरह नहीं है वेल बैठे रहे, है ना। सो देखते हैं माइक्रोब्स का एज ए बायो कंट्रोल एजेंट। एग्रीकल्चर के अंदर जो मेथड्स होती हैं वो कंट्रोल करती है पेस्ट को, ना कि उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट या फिर कम्प्लीटली खत्म करने में करती है। जैसे कि अपन जो केमिकल डालते हैं अपन पेस्टिसाइड, वो क्या करते हैं, पेस्ट को कम्प्लीटली खत्म कर देते हैं। बट जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अंदर किसी भी पेस्ट को कम्प्लीटली खत्म नहीं किया जाता है, क्योंकि उनका मानना है बायोडाइवर्सिटी फर्दर्स हेल्प। इसका मतलब है कि जो बायोडाइवर्सिटी है किसी भी लैंडस्केप के अंदर जितनी वेराइटीज होगी उसका इतना ही वो सस्टेनेबल होगा, उतना ही वो सुटेबल होगा, है ना। तो वो क्या करते हैं, किसी भी पेस्ट को एक लिमिट तक रहने देते हैं, उसको बढ़ने नहीं देते, उसको पूरा खत्म ही नहीं करते, है ना। जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग के अंदर, है ना, जैसे कि कुछ बीटल्स होती हैं रेड और ब्लैक मार्किंग वाली, मतलब उनकी मार्किंग्स होती है, बॉडी में मार्क्स होते हैं, मतलब रेड एंड ब्लैक, जो होती है लेडी बर्ड एंड ड्रैगन फ्लाइज। ये जो लेडी बर्ड और ड्रैगन फ्लाइज है, जो लेडी बर्ड है ये किनको बैलेंस करके रखती है, एपिड्स को, और जो ड्रैगन फ्लाइज है वो किसको बैलेंस करती है, मस्कीटोज को। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे सारी ड्रैगन फ्लाइज मैं ही ले जाऊँ, बहुत मच्छर खाते हैं मुझे तो, है ना। पॉसिबल नहीं है बेटा, नॉट पॉसिबल, है ना। तो जो लेडी बर्ड है वो किसको इरेडिकेट करने में हेल्प करती है, एपिड्स को, और जो ड्रैगन फ्लाइज है वो किसको इरेडिकेट करती है, मस्कीटोज को, है ना। कुछ बायो कंट्रोल एजेंट को यूज किया जाता है जो बटरफ्लाई कैटरपिलर्स होते हैं उनको कंट्रोल करने में, है ना। मतलब एक बैक्टीरिया है सॉरी, जो एक कुछ बैक्टीरिया है, एक बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस, बीटी समझ लो, आई कांट मींस थ्यूरिजिनेंसिस या व्हाटएवर इज दिस, जो बैक्टीरिया है बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस बीटी। तो बीटी टॉक्सिन्स सेकेट्स या फिर ड्राइड स्पोर्स की प्रेजेंस में सेक्स के अंदर प्रेजेंट मिल जाते हैं, मतलब बोरियो के अंदर सेकेट्स के अंदर प्रेजेंट मिल जाते हैं बोरियो की फॉर्म में, है ना। कौन, बीटी टॉक्सिन्स क्या होते हैं ये बोलोगे, आपने तो कुछ पता ही नहीं, बीटी बोल दिया आपने तो सीधा, इतना अजीब सा नाम है इसका, नहीं, लेट मी एक्सप्लेन, है ना। ये क्या होते हैं, ये जो बैसिलस थ्यूरिजिनेंसिस एक टॉक्सिन रिलीज करता है जो कि प्रोटॉक्सिन है। ये जैसे कि
कैटरपिलर है बटरफ्लाई का, वो जैसे इसको लेगा अपने गले में, उसके जहाँ जब जाएगा उसके थ्रोट के अंदर, तो वहाँ पे क्या होती है, एल्कलाइन पीएच के अंदर वो प्रोटॉक्सिन टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है। एक प्रोटीन होता है ना, वो क्या करता है उसकी जो ये मतलब उसके जो क्या बोलते हैं उसको, थ्रोट के अंदर होल्स प्रोड्यूस कर देता है, जिसकी वजह से वो मर जाता है ना। तो बीटी टॉक्सिन, बीटी कॉटन, ब्रिंजल्स वगैरह के अंदर मतलब काफ़ी सारी अब तो वेराइटीज आने लग गई। मतलब बीटी टॉक्सिन को जीन्स में डाल दिया गया, मतलब उस प्लांट की जीन्स ही ऐसे हो गए जो कि बटरफ्लाई कैटरपिलर के अगेंस्ट हो गए, वो उनको डैमेज नहीं कर सकते, है ना। जो प्लांट डिजीज है, मतलब कुछ प्लांट डिजीज के लिए अपन एक फंगस को यूज करते हैं जिसको बोला गया है ट्राइकोडर्मा। ये फंगस क्या है, फ्री लिविंग है और ये बहुत कॉमन है रूट इकोसिस्टम के अंदर, है ना। मतलब ये फंगस क्या है, फ्री लिविंग फंगस है, फ्री लिविंग है, सोइल में एग्जिस्ट करता है और ये रूट इकोसिस्टम में बहुत कॉमन है ना। ये इफेक्टिव बायो कंट्रोल एजेंट की तरह काम करता है बहुत सारे प्लांट पैथोजेंस के अंदर, यानी काफी सारे प्लांट पैथोजन के लिए ये एक उनके अगेंस्ट रहता है, मतलब कि उस पर्टिकुलर प्लांट को बचाता है उन पैथोजन से, है ना। मतलब कि ये बहुत कॉमन होता है रूट इकोसिस्टम के अंदर, जनरली प्रेजेंट होता है ना, और ये फ्री लिविंग होते हैं, है ना। और कुछ बेकुलो वायरस, एक बेकुलो वायरस स्पीसीज है वायरस की, है ना। मतलब कि कुछ बेकुलो वायरस अटैक करते हैं इंसेक्ट और कुछ अदर आर्थ्रोपोड्स पर, है ना, जो कि मतलब उनके लिए वो पैथोजेनिक होते हैं। मेजोरिटी वाले जो होते हैं जीन में, उस जीनस का नाम है न्यूक्लियोपोलीहेड्रो। मतलब ये कौन से जीनस में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोपोलीहेड्रो में। कौन से में, न्यूक्लियोपोलीहेड्रो। माय मार्कर इज नॉट वर्किंग, या इट विल वर्क सून, है ना। तो बेक्यूलो वायरस कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि इंसेक्ट और कुछ अदर आर्थ्रोपोड के क्या करते हैं, अगेंस्ट वर्क करते हैं, उन पे अटैक करते हैं। इनकी जो मेजोरिटी है वो प्रेजेंट है किसके अंदर, न्यूक्लियोपोलीहेड्रो वायरस के अंदर, मतलब मेनली इन्हीं को यूज करते हैं अपन, है ना। ये क्या होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, किसी एक ही पर्टिकुलर स्पीसीज पे मतलब काम करते हैं, उन्हीं को मारते हैं, मतलब किल करते हैं। इसका एक प्रॉफिट हो गया कि जिसको अपन इरेडिकेट करना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं, या फिर जिसको कम करना चाहते हैं, अब वो उसी का पर्टिकुलर वो डालो तो ये उसी को एलिमिनेट करेगा, बाकी सब अनइफेक्टेड रहेंगे। तो ये किसका प्लस पॉइंट हो गया, है ना। ये एक नेरो स्पेक्ट्रम एंटीसीडल एप्लीकेशन में काम आते हैं, मतलब कि इंसेक्ट्स वगैरह हैं जैसे कि आर्थ्रोपोड्स वगैरह, उनके अगेंस्ट काम आ जाते हैं एक तरह से। अब माइक्रोब्स को अपन फर्टिलाइजर की तरह भी यूज कर लेंगे। हाँ बेचारे माइक्रोब्स यूज हो के थक गए। अब जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है उसमें बायो फर्टिलाइजर्स को यूज करते हैं, क्योंकि जब अपन केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करते हैं तो वो कुछ टाइम तो सॉइल के लिए अच्छे रहते हैं, फिर वो सॉइल को केमिकल्स हैं तो ऑब्वियस वो सॉइल को डैमेज करेंगे, है ना। और पर्टिकुलरली उनको अपने को यूज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से सॉइल की क्वालिटी भी डिक्रीज होती है। बट जो बायो फर्टिलाइजर्स होते हैं वो सॉइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को क्या करते हैं, एनरिच करते हैं, मतलब सॉइल को गुणों से भर देते हैं, न्यूट्राइंट्स, है ना। इसका मेन सोर्स होता है बैक्टीरिया, फंगी और साइनोबैक्टीरिया। फंगी हमारे टीचर थे वो फंगी को बोलते थे फुंगी, काफी फनी साउंड करता है ना, फुंगी फुंगी, है ना। तो जो मेन सोर्स है बायो फर्टिलाइजर्स का वो कौन है, बैक्टीरिया एंड आवर फंगी एंड साइनोबैक्टीरिया। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट्स जिनके अंदर रूट नोड्यूल्स के अंदर राइजोबियम प्रेजेंट होता है, हमने कहीं काफी जगह सुना हुआ है ना, राइजोबियम रूट नोड्यूल्स इन लेग्यूमिनस प्लांट। आप बोलोगे ये लेग्यूमिनस प्लांट कौन से होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं लेग्यूम्स, पल्सेस, पीज, बीन वगैरह जो भी होते हैं, है ना। तो इनके अंदर क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है राइजोबियम का। ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। एक है एस्परजिलस और एजोस्पिरिलम और एजोटोबैक्टर। एस्परजिलस तो फंगस हो गया ना, एजोस्पिरिलम एंड एजोटोबैक्टर दो बैक्टीरिया हैं। वो क्या करते हैं, सोइल को नाइट्रोजन क्वालिटी में एनरिच तो करते हैं, बट जो राइजोबियम होता है ये एनरिच करता है जब ये एसोसिएशन हो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन रखता है। और ये दोनों कब एनरिच कर देते हैं, जब ये दोनों क्या होते हैं, फ्री लिविंग होते हो। क्या होते हो, फ्री लिविंग होते हो, है ना। तो जब ये फ्री लिविंग होते हैं तब भी ये क्या कर देते हैं, सोइल की न्यूट्रिएंट क्वालिटी को एनरिच कर देते हैं, मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन बढ़ा देते हैं। कुछ फंगस के मेंबर्स हैं, मतलब कि ग्लोमस फैमिली है एक फंगस की, जो क्या करती है, जो पाइनस वगैरह है अपने उसके अंदर क्या करती है, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन बनाती है। जैसे कि हमने माइकोराइजा का नाम सुना हुआ है ना, तो वो क्या करती है, माइकोराइजा ग्लोमस फैमिली का ही मेंबर है ना। तो ये क्या करती है, सोइल से फॉस्फोरस को ऑब्जॉर्व करती है और प्लांट को सप्लाई करती है। इससे क्या हेल्प हो जाती है प्लांट की, उसको फॉस्फोरस मिल गया, न्यूट्रिएंट्स मिल गए, मतलब, है ना।
प्लांट को कुछ रूट बोर्न डिजीज से क्या मिल जाता है, रेजिस्टेंस भी मिल जाता है, और जो सैलिनिटी ड्रोट वगैरह है उनसे भी टॉलरेंस हो जाता है, क्योंकि जो पानी अब्जॉर्प्शन का काम है वो भी ये फंगस कर देता है। मतलब कि इनका अच्छा बना यूज हो गया है ना। अब देखो कुछ साइनोबैक्टीरिया है, यानी साइनोबैक्टीरिया कौन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, मतलब वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं लेकिन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। जैसे कि एनाबिना, नोस्टोक, एनाबिना, नोस्टोक, ओसिलाटोरिया, ये क्या करते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, यानी ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर्स की तरह ये एक्ट करते हैं। पेडी फील्ड, पेडी क्या होता है, राइस, मतलब ये राइस की खेती के अंदर, राइस के फील्ड्स के अंदर इनका काफी यूज होता है। वो इंपॉर्टेंट बायोफर्टिलाइजर की तरह यूज किया जाता है साइनोबैक्टीरिया को, क्योंकि ये एरोबिक होते हैं, मतलब ऑटोट्रॉफ होते हैं और नाइट्रोजन को फिक्स कर देते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है ना ब्लू ग्रीन एल्गी, वो क्या करती है, सोइल के अंदर ऑर्गेनिक मैटर को भी बढ़ाती है, तो मतलब उसकी फर्टिलिटी बढ़ा देती है ना। यहीं पे अपना ये चैप्टर खत्म होता है, खत्म खत्म खत्म, है ना। ये चैप्टर शॉर्ट था, इजी था, स्वीट सा भी था, और मैंने कोशिश की है कि आपको एनसीईआरटी की हर एक इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्क्राइब कर सकूं। मैंने अपने नोट्स भी फुल एनसीईआरटी बेस्ड बनाने की कोशिश की है, शॉर्ट एंड स्वीट से, है ना। इसका पीडीएफ आपको अपने टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, आपने मेरी क्लास को सुना, समझा, मेरी बातों पे गौर किया, चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, इतनी देर तक कॉन्स्टेंट बैठ के आपने स्टडी की है, फोकस किया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आई एम सो थैंकफुल टू यू, थैंक यू सो मच। देखो, कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति होता है, उसके पीछे बहुत सारे अनसक्सेसफुल ईयर्स होते हैं। हम ये कभी नहीं सोच सकते कि हम आज उठे, हमने सोचा और हम सक्सेसफुल हो गए, नॉट पॉसिबल, है ना। तो कोई भी सक्सेसफुल व्यक्ति है, उसने अपनी लाइफ में बहुत अनसक्सेस देखी, मतलब बहुत फेलियर देखी होगी, काफ़ी जगह वो अनसक्सेस रहा होगा, काफ़ी जगह वो फेलियर रहा होगा, है ना। तो बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ लॉट ऑफ अनसक्सेसफुल ईयर्स, सो ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड। कभी अपनी होप्स को ना हारो, हमेशा हार्ड वर्क करते रहो, एंड आई एम विथ यू ऑलवेज। ओके, आपको किसी भी तरह की हेल्प चाहिए, गाइडेंस, मोटिवेशन, तो यू कैन टेल मी, यू कैन से इट इन कमेंट सेक्शन, और आप ये बता सकते हैं कि आपको ये अपना वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, यू नो, सब्सक्राइब जो सभी बोलते हैं, बट आई रियली मीन इट, मीन्स कि मैंने आपके लिए इतने एफर्ट्स किए हैं, तो यू कैन एटलीस्ट लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियोस। ओके, एंड अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो आप इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ताकि वो भी इससे कुछ पढ़ें, कुछ सीखें। ओके, तो हम सून केमिस्ट्री क्लासेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, ये मैं आपको बाद में बताऊँ।